नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों, ओसीडी का जो मरीज होता है उसके अंदर कुछ अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स हैं जो कि रिपीटेडली आते हैं, जिनका इंसान विरोध नहीं कर पाता। उसे पता होता है कि ये विचार गलत हैं, लेकिन ये विचार बार बार उसे आते हैं और उसके मन में काफ़ी घबराहट बेचैनी पैदा करते हैं। और इस घबराहट बेचैनी से बचने के लिए उसके अंदर कुछ बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम कंपल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। वैसे तो ओसीडी कई टाइप्स का होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उसे हम बोलते हैं कंटेमिनेशन विद डर्ट। यानी इंसान को लगता है कि उसके जो हाथ हैं वो एकदम गंदे हैं, उसके ऊपर कीटाणु जर्म्स वगैरह लगे हैं, इसलिए वो बार बार हाथ धोता है। उसे लगता है उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं, उसका बदन गंदा है, इसलिए वो बार बार नहाने की आदत डाल लेता है और घंटों घंटों तक नहाता है, पूरे पूरे दिन नहाता रहता है। और कई बार ये बीमारी इतनी सीवियर भी हो जाती है कि उसके घर में जो दूसरे मेंबर हैं उनको भी वो एडवाइस करता है कि वो भी गंदे हो चुके हैं, उन्हें नहा लेना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए। तो दोस्तों, कंटेमिनेशन विद डर्ट मोस्ट कॉमन ओसीडी का टाइप है। इसके अलावा कुछ एक टाइप होता है जिसके अंदर चेकिंग का ओसीडी होता है। यानी इंसान को लगता है कि अगर उसने किसी घर के किसी रूम पर लॉक लगा दिया है तो उसे लगता है उसने लॉक नहीं लगाया, वो बार बार लॉक को चेक करने के लिए जाता है। अगर इंसान एक दो बार लॉक चेक करे तो ये तो नॉर्मल पॉपुलेशन में सब में होता है, लेकिन ओसीडी का जो मरीज है 50-50 60-60 बार लॉक को चेक करता रहता है बार बार। उसे जबकि वो लॉक लगा चुका होता है, फिर भी उसके मन में घबराहट छूटती है कि मैं लॉक चेक करूं, और फिर वो लॉक चेक करने के लिए निकल पड़ता है। इसके अलावा एक सिमेट्री की ओसीडी होती है, जिसके अंदर इंसान क्या करता है, अपने घर के अंदर जो सामान है जैसे कि सोफा, टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल, उनको एक सिमेट्री के अंदर व्यवस्थित कर देता है, ऑर्गेनाइज कर देता है। अगर कोई इंसान, दूसरा इंसान उस चीज़ों को थोड़ा सा छेड़े, अगर उसकी सिमेट्री को थोड़ा सा चेंज करे, तो उसके अंदर घबराहट बेचैनी पैदा होती है। वापस वो सामान को उसी ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देता है। इसके अलावा दोस्तों एक होती है रिलीजियस ओसीडी, जिसके अंदर इंसान को क्या है, भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में गलत गलत विचार आते हैं। उसे लगता है भगवान गलत है, भगवान गंदा है, भगवान को गालियां देने का, भगवान को अपशब्द बोलने का उसका मन करता है। इसके चलते वो क्या करता है कि कुछ कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप कर लेता है, जैसे कि भगवान की मूर्ति घर में से हटा देता है, फोटो हटा देता है, कोई ऐसा वीडियो या सीरियल नहीं देखता जिसके अंदर भगवान हो, भगवान का चित्र हो। ऐसी गलियों से गुजरना बंद कर देता है जहाँ पर मंदिर हो, कोई मस्जिद हो। और कई बार उसे माता की मूर्ति को देखता है, उसे लगता है उसे खंडित कर दूं, मूर्ति के ऊपर यूरिन कर दूं, या कई बार उसे लगता है गॉडेस की मूर्ति को देखकर कि इसके साथ में सेक्स कर लूं, उसे गले से लगा लूं। ऐसे काफ़ी उल्टे उल्टे विचार उसके मन में आते हैं, जिसे सोचकर वो बहुत ज़्यादा हीन भावना का शिकार भी हो जाता है, कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो दोस्तों, ये है ओसीडी, जिसके अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं। और ये इतनी सीरियस बीमारी है जो कई बार डिप्रेशन में भी बदल जाती है इंसान के अंदर, कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके कारणों की। दोस्तों, कारणों में जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस। हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिन्हें हम सीरोटोनिन बोलते हैं। तो सीरोटोनिन की कमी से ये बीमारी पाई जाती है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके अंदर हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती है, जैसे कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती है। दूसरा जो दोस्तों इसका कारण है वो है सीएसटीसी लूप, यानी कि कोर्टिकोस्टेटल थैलेमिको-कॉर्टिकल लूप। ये एक सर्किट होता है जो कि कॉर्टेक्स से शुरू होता है, फिर स्टेटम थैलेमस से होते हुए वापस कॉर्टेक्स में आकर मिल जाता है। तो दोस्तों, एक रिसर्च में देखा गया कि जो ओसीडी के मरीज होते हैं उनके अंदर इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी पाई गई। इस लूप के अंदर जो जब इनका पेट स्कैन किया गया तो देखा गया कि इस लूप की जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि कोडेट, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, थैलेमस, इसके अंदर कुछ एक्टिविटी में चेंजेस पाए गए, यानी कि इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा पाया गया, इनके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा पाया गया। और हमने जब दवाइयाँ दी तो दवाइयों से क्या हुआ, एक्टिविटी वापस रिवर्स हो गई, यानी कि मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो गया और ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल हो गया। तो ये था दोस्तों सीएसटीसी लूप के कारण। और तीसरा जो कारण है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस हो, जैसे कि फैमिलियल स्ट्रेस हो, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, कोई ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो, जॉब से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, उस कारण से भी ओसीडी डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों चौथा जो कारण है वो जेनेटिक कारण है, यानी कि अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी को ओसीडी है तो आपके अंदर ओसीडी की होने की संभावना 3 से 5% तक बढ़ जाती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि किसी फैमिली में अगर किसी इंसान को ओसीडी है तो बाकी इंसानों को भी पक्का ओसीडी होगा, लेकिन कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि स्ट्रेस वाला फैक्टर प्लस में जो स्ट्रेस वाला फैक्टर प्लस में जो जेनेटिक फैक्टर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन
फैक्टर्स की वजह से भी ओसीडी डेवलप होता है। और पांचवा दोस्तों जो कारण है वो है काफी रेयर होता है, लेकिन ये बच्चों में पाया जाता है। ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस एसोसिएटेड, मतलब कुछ बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का चांसेस पाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, और उनके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, कुछ ऑटोबॉडीज एंटीबॉडीज बनाता है, ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है। ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, थैलेमस में जाकर कुछ चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से ओसीडी होता है। और स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो ओसीडी होता है उसे हम बोलते हैं पेंडाज। पेंडाज मतलब पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून एसोसिएटेड पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि पेंडाज, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो पेंडाज है ये हालांकि रेयर चांसेस इसके होते हैं, लेकिन बच्चों में जब भी होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे ओसीडी के, और ओसीडी के कुछ मैंने आपको लक्षण बताए, और इसके बाद इसकी जो इटियोलॉजी यानी इसके कारण बताए। तो ये हमारा जानना जरूरी है कि ओसीडी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होता है, क्योंकि अगर हम ढंग से ओसीडी के सिम्टम्स को समझेंगे और इसके कारणों को समझेंगे तो हम ओसीडी को पहचान भी पाएंगे, और उन कारणों को अगर हमारे हाथ में हुआ तो उन कारणों को हम कम भी कर पाएंगे कि ओसीडी हमें होना। तो दोस्तों अगर आपके आसपास, आपकी फैमिली में या रिलेटिव्स में, पड़ोस में ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दें जो कि ओसीडी को आपको लगता हो कि ओसीडी हो सकता है, तो आप उन्हें किसी मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दें, ताकि वो टाइम से जाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। क्योंकि अगर जितना लेट ओसीडी के सिम्टम्स डायग्नोस होते हैं, जितनी लेट तक ये बीमारी चलती है, उतना मुश्किल ही इसको ठीक करना होता है, और उतने ही लंबे समय तक इसकी दवाइयाँ चलती हैं। तो इसलिए आप टाइम पर ऐसे सिम्टम्स को पहचानें और लोगों को एडवाइस दें कि किसी मनोचिकित्सक से मिले और टाइम पर अपना इलाज करवाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।